ने कही है और जिस तरह के पर्दाफाश आज उन्होंने कहे हैं वो पिछली बार से बिल्कुल डिफरेंट है। और अब ये लग रहा है जो हाइड्रोजन बॉम्ब आएगा वो तो ना जाने फिर क्या ही होने जा रहा है। जी देखिए बुशरा जी, ये आज जो राहुल गांधी ने करके दिखाया है, उन्होंने इस चीज को देश की जनता के सामने पूर्ण रूप से साबित कर दिया है कि बड़े पैमाने पर ऑर्गेनाइज तरीके से सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करके और क्रिमिनल इंटेंट से बहुत प्लानिंग के साथ एक क्राइम किया जा रहा है जिसका नाम है लोकतंत्र की चोरी करना, वोटों की चोरी करना और अपने विरोधियों के कहीं वोट काट देना और अपने समर्थकों के कहीं वोट जोड़ देना। ये इससे बड़ा कोई क्राइम हिंदुस्तान के अंदर नहीं हो सकता। और अगर नहीं है तो आगे जाकर के सजा के रूप में इसमें फांसी की सजा होने का प्रावधान करने की आवश्यकता है, क्योंकि ये देश का लोकतंत्र का आधार है। निष्पक्ष चुनाव, वोट जिसको दी है उसको मिलेगी या नहीं मिल रही है, ये ये अगर इस बात को चैलेंज कर दिया जाए तो वोट से पहले की जो व्यवस्था थी, जब तलवार से और शक्ति से सत्ता परिवर्तन होता था, आदमी फिर उसी स्थिति में आ जाएगा, खून खराबा शुरू हो जाएगा, मारकाट शुरू हो जाएगी। उसके बाद लंबे समय तक ये सब काम करने के बाद लोगों ने तय किया कि लोकतंत्र में हम लोग सिर गिनेंगे, किसके पक्ष में कितने लोग हैं, उसके अनुसार सत्ता बदल दी जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। आराम से जो पीसफुल ट्रांसफर ऑफ पावर है वो वोट के माध्यम से होगा। लेकिन यदि हारे हुए व्यक्ति को केंचुआ यानी केंद्रीय चुनाव आयोग जीता हुआ घोषित कर दे और जीते हुए को हारा हुआ घोषित कर दे, और जो प्रधानमंत्री, मेरा पूरा मानना है, फर्जी रूप से मोदी जी बनकर के बैठे हुए हैं, जो 2019 में भी हारे थे, 2024 में भी बुरी तरह हारे थे और 2 टर्म से लगातार जो है ये बने हुए हैं देश के प्रधानमंत्री, अवैध प्रधानमंत्री है। तो विस्तार से जो है अभी अग्रवाल साहब ने जिस तरीके से बताया, तो इन लोगों ने इस चीज को इंडस्ट्रियल स्केल पर जो है मैनिपुलेशन करने का क्रिमिनल तरीके से काम किया है। तो एक तो मैं चेतावनी यहां चुनाव आयोग के या उसके पीछे के जो भी अधिकारी हैं उनको देना चाहता हूं कि सरकार तो बदलनी ही बदलनी है, क्योंकि जब जनता ये देखती है कि हम किसी को वोट दे रहे हैं और वोट किसी और के पक्ष में निकल रही है, सरकार बदल ही नहीं रही है, आंदोलन कर लो तब नहीं बदलती है, महंगाई हो, बेरोजगारी हो, भय, भूख, भ्रष्टाचार देश में फैला हुआ है तब भी नहीं बदल रही है, इससे ये पता लग रहा है कि सिस्टम में फ्रॉड और फ्लॉड है। तो उसके बाद जो है कहीं ना कहीं क्रांति की शुरुआत होती है। तो इसमें इन्होंने जो दो कंस्टिट्यूएंसीज कर्नाटक की राहुल गांधी ने बताई, ये इन्होंने बहुत बड़ी देश सेवा का काम किया है। पिछले जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी राहुल की, शायद 7 अगस्त को थी, उसमें राहुल गांधी ने यह स्पष्ट कर दिया था कि 1 लाख से ज्यादा वोटर जो है जोड़े गए थे एक कंस्टिट्यूंसी में। उसके क्या क्या परिणाम हुए, वो उस कंस्टिट्यूंसी को हार गए, वो सब चीजें थी। इसमें इस बार किस तरीके से वो मैकेनिज्म और फ्रॉड किस स्केल पर है कि भाई जो डिवाइस है जिसके माध्यम से आप कर रहे हैं, भाई आपका वोट कटवाने का इंटरेस्ट आपके अड़ोसी पड़ोसी या जो आपका जानकार है उसी का तो हो सकता है कि भाई ये व्यक्ति यहां से जा चुका है, या इसकी व्यक्ति की डेथ हो गई है, या इसने मकान बदल लिया है दूसरी जगह, तो इसका मैंने वोट कटवाना है। यही तो इसका नेचुरल मोटिव और ये हो सकता है। लेकिन इनका क्या है, कोई आदमी पटना में बैठा हुआ है, कोई आदमी गुड़गांव में बैठा हुआ है, कोई अहमदाबाद में बैठा हुआ है, कोई जयपुर में बैठा हुआ है, उसका क्या इंटरेस्ट है कि भाई मैं जाकर के कर्नाटक में किसी कंस्टिट्यूंसी में किसी व्यक्ति को जिसको तुम जानते नहीं, मिले नहीं, कि आपको पता नहीं वो कौन है, उसका वोट कटवाए। इसको प्लान्ड तरीके से किया जा रहा है कि ये वोटर या ये सेक्शन चाहे पिछड़े हो, चाहे दलित हो, चाहे मुसलमान हो, अल्पसंख्यक बाकी हो, जो भाजपा को वोट नहीं दे रहे हैं उनके वोट काट दो। उनके वोट 5-6 हजार वोट 10 बूथों में ही कटना बहुत बड़ा स्केल पर जो है ये घपलेबाजी है। क्योंकि अगर हम यूपी की जैसे बात करें तो यूपी में 150-200 जो है बूथ होते हैं एक कंस्टिट्यूंसी में, तो वहां के हिसाब से देखा जाए तो एक एक 1.5-1.5 लाख वोट काट दिए जाएंगे। तो इस तरह की 60-70 हजार वोट काट दिए जाएंगे, 50 हजार वोट काट दिए जाएंगे। तो आपने पहले ही एक तरीके से चुनाव को मैनिपुलेट कर दिया।
अब इस विषय में राहुल गांधी ने इस सारे खेल की शुरुआत जो की थी, ये इंडियन एक्सप्रेस में 7 जून को मैच फिक्सिंग महाराष्ट्र से शुरू की थी। ये आपके दर्शक इलेक्ट्रॉनिक रूप से इसकी इंडियन एक्सप्रेस में देख सकते हैं, मैच फिक्सिंग महाराष्ट्र 7 जून का ये इंडियन एक्सप्रेस में छपा हुआ राहुल गांधी का लेख है। इसमें उन्होंने स्पष्ट किया कि भाई सबसे पहले जो अंपायर है उसका चुनाव कैसे हो रहा है। जो चुनाव आयुक्त है, मुख्य चुनाव आयुक्त, तो उसका जो चुनाव है सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि साहब एक व्यक्ति तो लीडर ऑपोजिशन होगा, दूसरा प्रधानमंत्री होगा और तीसरे होंगे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ये तीनों अलग अलग इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करते हुए लोग हैं और वो चुनेंगे एक ऐसा व्यक्ति जो चुनाव कराने के लिए मुख्य चुनाव आयुक्त नियुक्त किया जाएगा। इसको बात को ना मान करके इन्होंने आनन फानन में इसकी घोषणा कर दी और ये कह दिया कि साहब इस कानून को हम नहीं मानेंगे, हम तो एक मोदी होगा, एक मोदी के द्वारा अपॉइंटेड एक मंत्री होगा जो आजकल अमित शाह है और एक राहुल गांधी होगा। तो 2:1 की रेशो में कोई भी कैंडिडेट अगर राहुल गांधी पेश करेंगे भाई ये बनना चाहिए, वो रिजेक्ट हो जाएगा। जो मोदी अमित शाह चाहेंगे वो सेलेक्ट हो जाएगा। तो सबसे पहले तो आपने अंपायर ही अपना घोषित कर दिया, अब वो अंपायर आपके अनुसार चल रहा है और उसमें ये तमाम गड़बड़ियां जो इसमें गिनाई गई हैं राहुल गांधी के उसमें वो हो रही हैं। दूसरा, जो चुनाव में वोटर लिस्ट में जोड़ने का उदाहरण इन्होंने राहुल गांधी ने इस आर्टिकल में दिया था, महाराष्ट्र का दिया था। महाराष्ट्र में कोई आंख का अंधा भी समझ जाएगा उस आर्गुमेंट को। महाराष्ट्र में उन्होंने ये कहा कि 5 महीने में, यानी 2024 से जब चुनाव हुआ मई जून में महाराष्ट्र में और लोकसभा का, उसके बाद जो 4-5 महीने बाद विधानसभा का चुनाव महाराष्ट्र में होता है, उसके बीच में मात्र जो है वोटर बढ़ते हैं 5 साल में, पहले माफ कीजिएगा, पहले 5 साल में वोटर बढ़ते हैं 31 लाख और इन 5 महीनों के दौरान वोटर बढ़ जाते हैं 41 लाख। भाई गजब है, 5 साल में 31 लाख और 5 महीने में 41 लाख वोटर। ये जो है इस पैमाने पर आपने, और इतने ज्यादा बढ़ जाते हैं कि जो एडल्ट पॉपुलेशन है, 18 से ऊपर पॉपुलेशन है महाराष्ट्र की ऑफिशियल आंकड़ों के अनुसार, उससे भी ज्यादा वहां वोटर रजिस्टर हो जाते हैं। ये एक बहुत बड़ी गड़बड़ी थी चुनाव आयोग की तरफ से की गई। उसके बाद जब 5 बजे के बाद जब वोटिंग खत्म हो जाती है और वोटिंग परसेंटेज प्रिलिमिनरी घोषित करता है, उसके बाद 1-2-1.5% प्लस माइनस होने की संभावना रहती है और वो आंकड़ा उन्होंने 2009 से लेकर के तमाम चुनावों का बताया। लेकिन इस चुनाव में, पिछले जो महाराष्ट्र के चुनाव में, इसमें 8% वोट बढ़ जाती है और इस तरीके से और भी कई कंस्टिट्यूएंसीज के डेटा जो अखबारों में, अलग अलग अखबारों में छपे हैं, 15-15% तक रातों रात वोट बढ़ जाता है। कहां से आ गया ये वोट? ये बहुत बड़ा फ्रॉड हो रहा है। जब इस सारी चीज के रिकॉर्ड मांगने के लिए चुनाव आयोग को एप्लीकेशन लगाई जाती है कि भाई इतने ज्यादा वोटर 15%, 8%, 10% कहां से आ गए 5-6 बजे के बाद जब वोटिंग खत्म हो गई, आप इलेक्ट्रॉनिक डेटा दिखाइए, वीडियो फुटेज दिखाइए। हाईकोर्ट पहले तो दी नहीं, फिर हाईकोर्ट जाना पड़ा, हाईकोर्ट ने आदेश किया दे दीजिए इनको इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग का भी जो है वो दे दीजिए और वीडियो फुटेज भी दे दीजिए। तो इन्होंने कानून बदल दिया कि साहब 45 दिन के बाद हम उसको डिलीट कर देंगे। ये भी इसका मतलब आप इसलिए नहीं रखना चाहते, कोई स्टोरेज की कमी थोड़ी है, कोई ऐसा तो नहीं है कि उसके लिए किसी को प्लॉट खरीद करके और उसके ऊपर वो महल बनना है। वो तो छोटी सी चिप में बहुत सारा बड़ा डाटा आ जाता है एक हार्ड डिस्क के अंदर। तो इसको इसीलिए किया गया ताकि वो तुम्हारी चोरी ना पकड़ सके, ये ना साबित कर सके भाई बूथ पर तो आदमी दिखाई नहीं दे रहा है, बूथ पे आदमी 6 बजे के बाद दिखाई नहीं दे रहा है और तुमने वोट परसेंटेज 10% बढ़ा दिया। एक गड़बड़ी ये है। इसके बाद जब चुनाव शुरू होता है वहां से भी कुछ गड़बड़ियां हो रही हैं इस देश में, वो भी हमें समझनी पड़ेगी। जब मोदी जी अपनी सारी रैलियां कर लें, जब मोदी जी सारी रेवड़ियां बांट दें, सारी घोषणाएं कर दें, सारे उद्घाटन कर दें, तब आप चुनाव का की घोषणा करते हैं। चुनाव की डेट्स आप उस दिन घोषित करते हैं जिस दिन हिंदुओं का कोई त्योहार ना हो लेकिन मुसलमानों के सारे त्योहार हो, या मुसलमानों के त्योहार या मुसलमान एंगेज हो। इस तरीके की गड़बड़ियां करते हैं। जिस दिन वोट पड़ता है उस दिन जो बूथ सेंसिटिव है, जिन पर यह संभावना है कि आपके विरुद्ध वोट पड़ने जा रहा है, वहां सख्ती कर दी जाती है कि साहब दिखाइए वोटर कार्ड दिखाइए, फला दिखाइए, आपकी शक्ल मैच नहीं हो रही है, जाइए दूसरी चीज लेके आइए। तो अगर 500 मीटर 1 किलोमीटर दूर से कोई बुजुर्ग व्यक्ति, बुजुर्ग महिला आई है वहां
जो है धीरे धीरे चलती हुई लगड़ाती या बैठ के सहारे, तो उसके दोबारा लौटने की संभावना नहीं है। हर बूथ पे 40-50 वोटों को इस तरीके से आसानी से भगाया जा सकता है। अगर उसके अलावा वोट डलते समय मशीन अचानक खराब हो जाती है, वोट हमने डाली, मशीन खराब हो गई, उसके बाद ये सवाल जो ये मैं एक जो बड़ी जोड़ना साउंड चाहती आने थी लगी पुष्पेन आपको। जी, जी। मेरा सवाल ये है कि अलग अलग जगहों पर हम ये देख रहे हैं, अब बिहार का चुनाव आने वाला है, फिर बंगाल का है, आसाम का है, और फिर उसके बाद और केरल है, पौंडीचेरी है, लेकिन बिहार, बंगाल और आसाम बहुत महत्वपूर्ण है। क्या आपको लग रहा है कि हर चुनाव में एक अलग तरह की मॉडस ऑपरेंडी जो है वो अपनाई जाती है, जो वोटों की ठगी करने के लिए, कि किस तरह से किया जाए, किस पैटर्न से किया जाए, किस तरह से डिलीट किया जाए, किस तरह से ऐड किया जाए, और जब से ये चुनाव की चोरी खुलने लगी है, माफ कीजिएगा, वोटों की चोरी जब से खुलने लगी है, क्या आपको लग रहा है कि फिर और पैटर्न जो है बदले जा रहे हैं, और बिहार में बिल्कुल खुलेआम किया जा रहा है, और वो उसका नाम है SIR? बिल्कुल आपने ठीक कहा, एसआईआर के माध्यम से 65 लाख जो वोट कटे हैं वो किसके कटे हैं? तो सारे के सारे वोट आप अगर देखेंगे तो इन्हीं के जो मुसलमानों के होंगे, यादवों के होंगे, पिछड़ों के होंगे, दलितों के होंगे, क्योंकि ये लोग इनके खिलाफ वोट डाल रहे हैं भाजपा के। तो इसलिए इनका बहुत योजनाबद्ध तरीके से एसआईआर के माध्यम से वोट जो है चोरी करने का या वोटर लिस्ट में से नाम काटने का, क्योंकि वोटर लिस्ट में जब नाम नहीं होता तो कोई सुनवाई नहीं होती है। आप कितना ही वहां बूथ पर जाकर के लड़ाई कर लो, आपको भगा दिया जाएगा 2 मिनट में, और ना ही आपकी कोई सुनवाई आगे होगी। तो यहां तक की कहानी मैंने बताई। वोट डलने के बाद जब गिनती होती है तो गिनती में पहले दूसरे तीसरे कैंडिडेट की तो फिर भी लोग जो वो वहां पे बैठे रहते हैं एजेंट, क्योंकि हमने वो प्रक्रिया देखी है, उसका ध्यान रखते हैं। 10वां कैंडिडेट कितना वोट ले रहा है, 15वां कितना ले रहा है, उसका कोई किसी को ध्यान नहीं रहता। टेबुलेशन में मशीन तो जो है वोट डले वो दिखाएगी, लेकिन टेबुलेशन जब होगी अधिकारी के यहाँ, उसमें नीचे वाले की वोट ऊपर में जोड़ दी जाती है। और उससे भी अगर काम ना चले तो पोस्टल बैलेट में भारी गड़बड़ियां हो रही हैं कि पोस्टल बैलेट मिक्स करके और जो है इसको जीता हुआ दिखा दो, उसमें अपने वोट मिक्स कर दो। वहां से भी अगर बच जाए तो सर्टिफिकेट 2-4 हजार वोट कम भी है तो सर्टिफिकेट हारने वाले को दे दिया जाता है, वो सर्टिफिकेट देकर के वहां से भाग जाता है सीधा, और उसके बाद कुछ नहीं हो सकता। हाई कोर्ट में आप पिटीशन डालें, हाई कोर्ट उसकी सुनवाई नहीं करेगा। अभी भी पिछले साल की पिटीशन जो डाली गई थी 21, 22, 25 जितनी भी ही अलग अलग लोकसभा की, उसमें एक में भी फैसला हाई कोर्ट ने नहीं सुनाया है। ये सुस्त चाल से, मस्त चाल से हमारी जो है न्यायपालिका इसमें चलती है। तो ये लोकतंत्र बिल्कुल खत्म हो गया है। चुनावी तंत्र के ऊपर माफिया राज है। माफिया राज तमाम हथकंडे अपना करके बार बार अपने आप को जीता हुआ, अपने आप को पॉपुलर नेता घोषित कर रहा है। वास्तव में ये बिल्कुल पॉपुलर नेता नहीं है। ये जो है वोट चोरी के माध्यम से अवैध सरकार बनी हुई है, और सारे देश की जनता का परम कर्तव्य है कि इस अवैध सरकार को, जिसको एक पल भी गद्दी पर बैठने का अधिकार नहीं है, उखाड़ करके फेंक देना चाहिए। जी। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, और मैं वो हेडलाइन भी पढ़ रही थी कि यहाँ पर एक्टिविस्ट उमर खालिद और उन सब की बात की जा रही थी कि उनको इंसाफ नहीं मिलता, कुत्तों को जल्दी इंसाफ मिल जाता है। ये एक आर्टिकल की हेडिंग थी, और इसे मतलब पढ़कर जैसे दिल होता है ना कि एकदम टुकड़ों में बढ़ जाता है। बिल्कुल ऐसा ही हुआ कि कैसे इंसानी जानों की कोई कीमत नहीं है, क्योंकि वो आपकी पोलिटिकली अलाइंड आपके साथ नहीं है, या फिर वो आपकी जो आइडियोलॉजी है उसको सपोर्ट नहीं करते हैं। तो अदालतों से लेकर, चुनाव आयोग से लेकर, संवैधानिक संस्थाएं, IT, CBI, ED, ये किस तरह से काम कर रही हैं, ये 12 साल में इनका क्या हश्र हुआ है और कहाँ ये पहुंच गई हैं, ये सबके सामने है, और ये बहुत खतरनाक है। और यही वजह है कि लोकतंत्र और संविधान को बचाने की लड़ाई जो है वो विपक्ष लड़ रहा है, और आप जैसे लोग भी लड़ रहे हैं। लास्ट में संक्षेप में आपसे सवाल पुष्पेन जी, संक्षेप में ये कि मेरा सवाल यह है कि फिर आगे का रास्ता क्या दिखता है? चुनाव आयोग अपनी गलती मानने के लिए तैयार नहीं है, कोर्ट में तारीख पर तारीख लग रही है। हम ये देखते हैं कि एक आंदोलन किया जा रहा है, राहुल गांधी ने यात्रा निकाली, अब तेजस्वी यादव निकाल रहे हैं। किसानों का आंदोलन हुआ, CNRC का आंदोलन हुआ, वहां हमने बदलाव देखा। लेकिन क्या ऐसा क्या आपको लग रहा है कि जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है जिससे सत्ता बदली जा सकती है, वो लोगों की मर्जी से, लोग चाहें तो नरेंद्र मोदी को फिर से बना दे, लेकिन वो फ्री एंड फेयर तो होना चाहिए। ये आखिर ये खेल कब और कैसे और किस तरह से रुकेगा, ये लोगों के जहन में तो सवाल है
कि प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी, यात्रा निकाली, सब कुछ आप सारे एफर्ट कर रहे हैं और बहुत काबिले तारीफ है, निडर होकर कर रहे हैं, बट व्हाट इज नेक्स्ट? दैट इज माय क्वेश्चन। देखिए बुशरा जी, इसमें एक बात मैं और ऐड करना चाहता हूँ। इन्होंने एक कानून और बदला, अग्रवाल साहब को पता होगा, जिसमें चुनाव आयुक्तों के खिलाफ उनकी जो भी कार्रवाई है, उनके खिलाफ कोई क्रिमिनल प्रोसीडिंग ही नहीं हो सकती जीवन भर, जब तक वो जिंदा है। वाह भाई वाह, क्या जबरदस्त जो है बैटिंग सजाई है, फील्डिंग सजाई है आपने। मतलब तुम क्राइम करते चले जाओ, लेकिन तुम्हारे खिलाफ जो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड है वो लागू ही नहीं होता। मजे करो जाओ। तो इसीलिए धड़ल्ले से ये बेईमानी जो है ज्ञानेश कुमार गुप्ता करते चले आ रहे हैं। अब यही चीज जब बड़े बड़े आंदोलन हो, विपक्ष आपके विपक्ष में वोट डले, आपको जनता हटाना चाहती है, वो मैकेनिज्म फेल हो जाए, तो बॉल सीधा और सुप्रीम कोर्ट भी फेल हो जाए, जैसा अग्रवाल साहब ने भी डिटेल में बताया, और कोई सुनवाई कहीं ना हो, तो मैं फिर जफरनामा की, गुरु गोविंद सिंह जी की किताब जो जफरनामा है उसको पढ़ लेना भाई, सुन लो। उन्होंने ये कहा है, ये नवतेज शर्मा जी ने ट्रांसलेशन किया था, बड़ा अच्छा है, इसके इंट्रोडक्शन में ही पहला है। उन्होंने ये जफरनामा एपिस्टल ऑफ विक्ट्री के रूप में गुरु गोविंद सिंह जी ने लिखा था औरंगजेब को, और उसमें एक उनका वो है, चुनकर अज हमें हिलाते दर गुजश्त, हलाल अस्त बर्दन बी शमशीर दस्त, मीनिंग when all has been tried yet justice is not in sight, it is then right to pick up the sword, it is then right to fight। फिर जो जो युद्ध है वो स्ट्रीट में होगा, फिर वो युद्ध सड़कों पे होगा, फिर वही होगा जो नेपाल में हुआ। फूंक दिए जाएंगे एक तरफ से, संसद के ऊपर विश्वास नहीं है, उन्होंने संसद फूंक दी। सुप्रीम कोर्ट ने इसी तरह के घटनाक्रम वहां किया था, सुप्रीम कोर्ट को फूंक डाला। मैं नहीं चाहता देश में ऐसा हो, लेकिन जब आप प्रधानमंत्री के घरों को फूंक दिया, वित्त मंत्री को दौड़ा दौड़ा करके सड़कों पे मारा, इस तरह के बहुत जो है अत्याचारी और जो है तानाशाह विश्व में हुए हैं, जिन्होंने इसी तरीके से अंत की तार दी थी। लेकिन अंत में जब जनता ने देखा कि जो भी मैकेनिज्म हमने बनाए, संविधान बनाया, सुप्रीम कोर्ट बनाया, संसद बनाया, ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, चुनाव आयोग, जब सब फेल हो गए, आंदोलन का कोई परिणाम नहीं निकल रहा है, तो जनता के पास एक ही है कि जनता जनार्दन का जो वज्र उठेगा तो उसके सामने ये धराशायी हो जाएंगे। जनता ही फिर इनका फैसला करेगी। ये दौड़ा दौड़ा करके इंडिया गेट पर मारे जाएंगे, इनके घरों में आग लगा दी जाएगी, सुप्रीम कोर्ट हो चाहे पार्लियामेंट हो। और जनता का गुस्सा आपने देखा, नेपाल में देखा, बांग्लादेश में देखा, श्रीलंका में देखा, पिछले दिनों इंडोनेशिया में देखा, फ्रांस में देखा। तो जनता के गुस्से के सामने कोई नहीं टिकने वाला है, आप चाहे कितने ही प्रयास कर लो। अभी जो है जो अपने अमित शाह है, उन्होंने एक और काम किया था कि साहब बहुत तेजी से वो मुझे रिपोर्ट दो आंदोलनों की, कैसे कैसे आंदोलन हुए, कौन उनका फंडिंग कर रहा था, क्या हो रहा, इस तरह की सुप्रीम कोर्ट में इंडियन एक्सप्रेस में रिपोर्ट छपी। तो जब जनता के अदालत में ये इशू पहुंच जाएगा तो फिर जनता बहुत खतरनाक तरीके से सजा देती है, फिर बच के निकलने का मौका भी आपको नहीं मिलेगा, ये समझ लेना। तो इसलिए अभी चेत जाओ, सावधान हो जाओ। आप जनता की आवाज को, लोकतंत्र को कुचल नहीं सकते हो, और वरना कुर्बानी देने के लिए पुष्पेंद्र सिंह जैसे लोग जो है यहाँ मैदान में उतरेंगे, और हमारे जैसे 140 करोड़ मैदान में उतरेंगे, और तुम्हें यहाँ से खदेड़ दिया जाएगा, भगा दिया जाएगा, और उसमें क्या परिणाम हो जाए उसके उदाहरण पूरे विश्व में फैले पड़े। जी जी, जाहिर सी बात है, जिम्मेदारी से आप ये तमाम बातों को यहाँ पर कह रहे होंगे। स्थितियां बहुत खराब है, इसमें कोई दो राय नहीं है।